पिछले जन्म में भैया ने गांव की औरत कसाई से शादी की थी और मैंने गांव के गरीब आदमी से शादी की थी। बाद में वो गरीब आदमी बहुत अमीर बन गया, शहर में कई इमारतें खरीद लीं। जो पैसा वो कमाता था मैं उड़ाती थी, और भैया अपनी कसाई बीवी से नफरत करता था क्योंकि उसके शरीर पर निशान थे। वो उसके साथ सोने से मना करती थी और गांव की आवारा औरतों के साथ घूमती रहती थी। मैं पापा के कहने पर भैया को समझाने गई कि कसाई वाली के साथ अच्छे से रहें। भैया ने मुझे साफ सुथरा और चमकता देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं जलन से। जब मैं पानी लेने गई तो उसने पीछे से मेरे सिर पर वार किया। आंख खुली तो हम दोनों वापस उस समय पहुंच गए थे जब कोई भी हमसे रिश्ता मांगने नहीं आया था। उस दिन भैया ने मुझसे एक कदम आगे बढ़कर बिना किसी के आने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला कि वो गांव की उस छोटी लड़की से शादी करेगा। पूरा परिवार हैरान रह गया, सबने ठंडी सांस ली। बस मैं ही हंसी रोक पाई। वांग तुसुलियन ना तो देर से समझदार हुई थी और ना ही कोई बदला हुआ इंसान थी। बात बस इतनी थी कि वो सारा पैसा मैंने कमाया था। भैया में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि हर जगह झगड़ा करने वाली वांग तुसुलियन को संभाल सके। पापा, मुझे झांग वानशिंग से शादी नहीं करनी। मुझे तो वांग तुसुलियन चाहिए। हाँ, वो गांव में इधर उधर घूमती है, पर सच बताऊं, जिन आदमियों के साथ वो घूमती है उनकी भी तो कोई गलती नहीं है ना। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। पापा ने तो जोर से सांस खींची, बस मैं ही शांत रही, क्योंकि मुझे पता था कि भैया भी फिर से जन्मा है। पिछले जन्म में पापा भैया का पक्ष लेते थे, चाहते थे कि वो गांव की सबसे अमीर और काबिल कसाई लड़की से शादी करे, और मुझे बेफिक्री से वांग तसुलियन के हाथों सौंप दिया। मुड़कर भैया की शादी का सामान बढ़ा दिया और मेरे लिए बस कुछ पुराने फटे रजाई थे। पापा ने मुझे समझाया, मुझे डर है कि तेरा भैया आगे परेशानी झेलेगा, इसलिए घर को थोड़ी मदद तो करनी पड़ेगी। वो वांग सुइलियन देखने में पति का ख्याल रखने वाली लगती है, तेरे भैया जैसी नहीं। तू तो उसे घर लाकर आराम ही करेगा। जब पापा को पता चला कि भैया वांग तो सुइलियन से शादी करना चाहता है तो गुस्से में जांग पर हाथ मारने गए। कल रात ज्यादा खाना खा लिया क्या? दिमाग खराब हो गया है? भूल गया वांग तो सुइलियन ने तेरे मामा को भी फंसाया था? भैया मूर्खों की तरह हंसते हुए पापा को अंदर के कमरे में ले गया। थोड़ी दूरी बनाकर धीरे धीरे कुछ बातें की, पता नहीं क्या कहा। पापा पहले हैरान हुए, फिर समझ नहीं पाए, आखिर में मान गए। आधे अधूरे यकीन में ही उन्होंने दोनों की शादियां तय कर दी। रात को मुझे देखकर उसके चेहरे की झूठी हंसी गायब हो गई। फिर मुंह मोड़ लिया। मुझे तेरे भैया की फिक्र है। जब तक मुझ में ताकत है उसके लिए कुछ और रजाई बना दूं। तेरा भैया तेरे जैसा नहीं है। तेरा अच्छा भविष्य बनाने के लिए ही उसने खुद वांग तुसुइलियन से शादी की। तू बाद में अपने भैया की मदद करना। वो अच्छा रहेगा तो तू भी अच्छा रहेगा। मैंने बिस्तर पर पड़ी ड्रैगन फिनिक्स कढ़ाई वाली लाल रजाई देखी तो बस यूं ही पूछ लिया, पापा मेरा क्या? आप तो पूरे गांव की सबसे अमीर कसाई लड़की से शादी करवा रहे हैं, फिर भी मुझसे इतना क्यों निचोड़ना चाहते हैं? बूढ़ी हड्डी वाला ये बुढ़ा तो जमींदार से भी ज्यादा कंजूस है। ये सुनकर मैंने पलटकर दरवाजा बंद किया और चली गई, बिना ये बताए कि आज रात बारिश होगी और बाहर सूखने डाली रुई उठा लेनी चाहिए। अगली सुबह मैं आंगन की रोने की आवाज से जागी। हाय भगवान, तूने आंखें क्यों बंद कर लीं? मेरे बेटे की शादी है और ये रुई गीली और फफूंद लगी हुई है, अब क्या करूं? इतनी बड़ी शादी में सड़ी हुई रजाई तो भैया के लायक है ना? ठीक है, ये कुछ फटी रजाई भी, अगर सच में दिल है तो मुझे सोने की चूड़ियां दे, वो सगाई का तोहफा होगा। पापा का रोना अचानक बंद हो गया। भैया की बात से दुखी होने की बजाय खुद अपने माथे पर थप्पड़ मार लिया। ये मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरा बेटा तो सच में समझदार है। झांग वानशिंग, इस लड़की ने घर को 3,000 रुपये दहेज दिया है। इससे 40 ग्राम की सोने की चूड़ी आ जाएगी। मेरी बीवी का दहेज लेकर मेरे लिए फटी रजाई और भैया जियांग जुनमिंग के लिए सोने की चूड़ी, है ना? भैया कमरे में आया, नकली सोई हुई मुझे देखा। मरे सुअर की तरह सो रही है, इसीलिए तो सुअर जैसी बदबू वाली कसाई से शादी करनी पड़ी। तुम दोनों तो सच में एक जोड़ी हो, मेरे जैसा नहीं। मैं तो होने वाली सबसे अमीर लड़की से शादी करूंगा। तू तो बस कसाई के साथ सुअर का खाना बांटने लायक है। मेरे सोना चांदी पहनने से जलती रहे, ये कहकर उसकी इन बातों के साथ सब धुआं होकर गया। अगर मुझे सही याद है तो अभी वांग पिस्टुलियन सुन दाजवांग के बिस्तर पर पड़ी होगी। पर भैया की इतनी शादी करने की चाहत, ये छोटी बात है? आंख बंद करके निकल जाने दो, असली बड़ी बात तो अभी आनी बाकी है। आंसू ले इंतजार कर रही है उसके लिए। 1 महीने बाद पूरा गांव मेरे घर इकट्ठा होकर शादी खुशी मना रहा था। भैया ने सुझाव दिया कि मेरे साथ ही शादी करे ताकि घर में खुशी दिखे। असल में मुझे पता था कि वांग सुइलियन के पास दावत के पैसे नहीं थे, इसलिए भैया उसका दिल जीतने के लिए बेशर्मी से मेरे साथ शादी करने को तैयार हुआ। उस दिन बाहर पटाखे पूरे दिन बजते रहे। बच्चे हंसते हुए दरवाजे पर झांक रहे थे। जब मुझे देखा तो शर्मा गए। दूल्हा कितना सुंदर है, इतना गोरा, सर्दी की बर्फ से भी ज्यादा गोरा। देवर ने अपनी जेब से मिठाई निकाली, बच्चों में बांटी, उन्हें खेलने से मना किया। वो अंदर आया, मेरी पसंद की मिठाई चुनकर मुझे दी। मैंने जल्दी जल्दी खा ली, हैरान होकर पाया कि ये मिठाई पहले खाई हुई से कई गुना बेहतर थी। देवर ने मेरे कपड़ों को छूकर कहा, इसीलिए तो ये पोशाक 10,000 की है। देखो इसका डिजाइन, देखो इसकी सिलाई, इतने पैसे लगने ही चाहिए। मिठाई खाते हुए 10,000 सुनकर मैं लगभग गला घोंट बैठी। देवर पानी लेने गया, मुझे पिलाया। ये पोशाक इतनी महंगी है, अगर मैंने गंदी कर दी तो तुम्हारी दीदी नाराज नहीं होगी क्या? देवर थोड़ा हैरान हुआ, फिर जोर से हंसा। मेरी बेवकूफ दीदी तो खुश होकर ही रह जाएगी, नाराज कैसे होगी? पहले जब कोई तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं आया था तब से मेरी दीदी। मुझे अचानक याद आया कि पिछले जन्म में भैया जियांग जुनमिंग ने शादी में जो पहना था वो पूरे गांव के शादीशुदा आदमियों जैसा साधारण लाल पोशाक ही था। ऐसी बारीक सिलाई वाली पोशाक कभी नहीं पहनी थी। मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे थे कि कुछ कहना मुश्किल हो रहा था। नजर अपने आप मिठाई पर चली गई।
ये मिठाई भी मेरी दीदी को पहले से पता था तुम्हें पसंद है। ये भी शहर से मंगाई थी क्या? क्या हो सकता है कि पिछले जन्म में भी वो बार बार मुझसे अच्छा व्यवहार करती थी? कभी मुझे सुअर का मांस देती, कभी सुनकर कि मैं शहर जाकर बिजनेस करूंगा किसी के हाथों बड़ी रकम भिजवा देती। ये सब भैया की वजह से नहीं, बल्कि वो हमेशा मुझसे प्यार करती थी। जियांग जुनमिंग का शरीर मजबूत था, पहले नहीं पहचाना हुआ लाल पोशाक भी उस पर बहुत जंच रहा था। जब से वो वांग तसोइलियन के सामने आया, उसकी नजरें उससे हटी ही नहीं। जियांग जुनमिंग ने थोड़ा ठुड्डी ऊपर उठाई, जैसे कोई शान से खड़ा मुर्गा हो। आसपास के गांव वाले लगातार वांग तसोइलियन को उसके अच्छे दूल्हे के लिए बधाई दे रहे थे। इतनी तारीफें उसकी 18 साल की जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। इस पल ने तो उसे आसमान पर पहुंचा दिया। पर अफसोस, ये तारीफें जैसे ही मैं बाहर आया, सब मेरी तरफ मुड़ गईं। 90 के दशक में गांव वालों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, बस गांव में लगने वाली फिल्मों में ही बाहर का हाल देखा था। नई नई शादी वाले लड़के जल गए। जियांग युआन शान, तेरी ये पोशाक कितनी शानदार है। अरे माँ, ये तो बहुत सुंदर है। झांग वानछिंग, ये लड़की सच में दांत पीस पीस कर तोड़ने वाला था। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसने भी लाल पोशाक ही पहनी थी। जियांग युआनशान को इतनी अच्छी पोशाक क्यों मिली? वो इसके लायक भी नहीं है। जियांग युआनशान, ध्यान रखना, अगर खराब कर दी तो झांग वानसिंग नाराज होकर शादी तोड़ देगी। किसी ने उसकी जलन भरी बात सुनकर हंसते हुए ताना मारा, तो तेरी वांग तसुइयन ने तुझे पोशाक क्यों नहीं दिलाई? पैसे नहीं थे? या फिर जिनके साथ घूमती थी उन्हें पैसे लौटाने पड़े? जियांग जुनमिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं हल्का सा मुस्कुराई, मन ही मन बहुत खुश थी। जियांग जुनमिंग पीछे के दांत लगभग तोड़ ही चुका था। तू क्यों हंस रही है? अगर मैं नहीं चाहता तो ये शादी हो ही नहीं सकती थी। जैसे ही मैं जियांग जुनमिंग को जवाब देने वाली थी, पीछे से एक औरत की साफ मीठी आवाज आई, किसने कहा कि मैं उससे शादी करूंगी? मैं मुड़ी तो सामने झांग वानसिंग को देखा, मेरे जैसी लाल पोशाक पहने हुए, फिल्मों की बड़े घर की लड़की जैसी दिखते हुए। आसपास के लड़कों की नजरें उस पर टिक गईं, हैरान होकर सोच रहे थे कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं। उसने धीरे से हाथ उठाकर मेरी बांह पकड़ी, मेरे साथ खड़ी होकर जियांग जुनमिंग के सामने आ गई। तू जल्दी बता उस आदमी का नाम, मैं भेजकर उसे थप्पड़ मरवाऊंगी। मोती छोड़कर शादी नहीं करूंगी, वरना लोग समझेंगे मैं बेवकूफ हूं। मेरा घर इतना गरीब नहीं कि पोशाक किराए पर लेनी पड़े। मैं भी बहुत खुश हुई। वहां मौजूद सबने सुना कि पोशाक खरीदी हुई है, तो सबकी नजरों जलन और ईर्ष्या साफ दिख रही थी। जियांग युआनशान की किस्मत कितनी अच्छी है, झांग वानछिंग जैसी अमीर लड़की मिल गई। अब तो हर वक्त मांस खाएगा, खुश रहकर कुत्ता भी पाल ले तो जियांग जुनमिंग के घर से बेहतर खाना खाएगा। जियांग जुनमिंग गुस्से से लगभग फट पड़ा। उसने नकली नाक बंद करके नफरत दिखाई। मैंने तो कभी उससे शादी करने को कहा भी नहीं। बदबू वाली गंदी औरत को कौन पसंद करेगा? मैंने सिर घुमाकर हल्की खुशबू वाली साबुन की महक दिखाई। देवर तो और आगे आकर उसकी बेइज्जती करने लगा। बकवास मत कर, मेरी दीदी ने तो जीजा से शादी करने के लिए इतने दिन नहाना भी। डर था कि जीजा नाराज ना हो जाए। जियांग जुनमिंग का चेहरा कभी लाल, कभी पीला, कभी काला, कभी सफेद हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे चिढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये इस पर निर्भर करता है कि किससे शादी करते हो। जो लायक हो उसके लिए कुछ भी करो, कम ही लगता है। जो लायक ना हो उसे इज्जत पाने का हक ही कहाँ है? जियांग जुनमिंग गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। मैंने झांग वानचिंग का कंधा पकड़कर उसके साथ गांव वालों को शराब पिलाने चला गया। आखिर में पानी का गिलास तेजी से गटकते जियांग जुनमिंग को देखकर सोचा, ये तो कुछ भी नहीं, असली तमाशा तो अभी बाकी है। दावत आधी हो चुकी थी, सब खाकर संतुष्ट थे। हर डिश में मांस था, हर एक का अलग तरीका, भुना हुआ, भाप में पका, उबला, तला हुआ, अलग अलग स्वाद, मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन। इतनी शानदार दावत देखकर मैं हैरान रह गई। डर था कि झांग वानसिंग सारा घर लुटा देगी। वो शराब से लाल होकर प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही थी। जब तक तू खुश है सब कुछ सही है। मैं मुस्कुराई, बस मैं ही खुश हूँ, तू खुश नहीं है क्या? वो फिर हंस दी, नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा खुश हूँ। जैसे ही हम दोनों बैठे, दरवाजे से पापा की तेज गुस्से भरी आवाज आई। मेरा मन खुशी से उछल पड़ा। आंख उठाकर देखा तो वांग तस्विलियन के साथ रहने वाला सुन दाजुआंग था। सुन दाजुआंग गुस्से से आंखें फाड़े वांग तस्विलियन को देख रहा था। औरत डर से घबराई हुई थी। उसने वांग तस्विलियन के पेट की तरफ इशारा करते हुए जियांग जुनमिंग के सामने खड़े होकर कहा, मैं भी तस्विलियन से झगड़ा नहीं चाहता, बस बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर पेट में पल रहा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग तस्विलियन के पेट में बच्चा भी आ गया है। जियांग जुनमिंग ने उंगली से सुन दाजुआंग की तरफ इशारा किया। सांस उखड़ गई। बेहोश होकर पापा की बाहों में गिर पड़ा। ये बात जंगल की आग की तरह फैली। 1 महीने के अंदर आसपास के गांव तक भी पहुंच गई कि जियांग जुनमिंग की नई दुल्हन दूसरे आदमी से गर्भवती हो गई। शादी में हंगामा हुआ। पापा को डर था कहीं बात और न बिगड़ जाए। चुपके से जियांग जुनमिंग के लिए खरीदी सोने की चूड़ी सुन दाजुआंग को दे दी, ताकि वो वांग तस्वीरियन को शहर के अस्पताल ले जाकर बच्चा गिरवा दे। जियांग जुनमिंग होश में आया, सुनकर पता नहीं क्या सोच रहा था। ना तो पापा से झगड़ा किया, ना वांग तस्वीलियन से सवाल जवाब करने गया, बल्कि दब्बू दामाद बनकर घर में खाना बनाकर चुपचाप वांग तस्वीलियन के खाने का इंतजार करने लगा। खाना खाकर पहले अपने घर में बेटा होकर मेज तक साफ करने का काम जियांग युआनशान करता था, अब खुद वांग तस्वीलियन जैसी औरत से शादी करके खुशी खुशी उसके लिए नौकर बन गया। और क्या कहूँ, जियांग जुनमिंग तो पागल हो गया था। मुंह खोलते ही वांग तस्वीलियन की बात करता,
कहता वो बड़ा पैसा कमाने वाली है, आंखें ऊपर हैं। हमारे जियांग जुनमिंग को कुछ समझती ही नहीं। पीछे से लोगों की बातें सुनकर भी गुस्सा नहीं हुआ। ठुड्डी उठाकर फिर वही शान से खड़े मुर्गे वाला अंदाज। कुछ दिन बाद सुना कि जियांग जुनमिंग इधर उधर पैसे उधार मांग रहा था ताकि वांग तस्विलियन शहर जाकर बिजनेस कर सके। किसी ने ना दिया तो दिखावा किए बिना सीधे जियांग जुनमिंग की बेइज्जती कर दी। जियांग जुनमिंग हाथ बांधकर ठंडी हंसी हंसा, तुम लोगों को क्या पता, मेरी तस्विलियन तो आगे बढ़ा। अगर मदद नहीं करोगे तो बाद में मेरी तस्विलियन से पैसे उधार मांगने आना, तब मैं पहचानूंगा भी नहीं। ली अंकल ने उसके मुंह पर थूक दिया। हंसते हुए बोला, तेरी वांग तो सुइलियन क्या बड़ा काम करेगी, शहर में जाकर किसी के जाल में फंस जाएगी। तेरी आंखों में गंदगी भर गई है, दिमाग भी खराब हो गया लगता है। चल यहाँ से निकल, मेरे बच्चों को भी बिगाड़ने मत आ। ये कहकर बर्तन में रखा पैर धोने का पानी जियांग जुनमिंग पर फेंक दिया। जियांग जुनमिंग को पैसे तो नहीं मिले, ऊपर से भीगी बिल्ली बनकर घर लौटा। बेहोशी जैसी हालत में घर आकर बस एक ही बात बुदबुदाता रहा, वफादार बीवी ने मेरा मान बढ़ाया, मैं उसे 7 लाख भी दे दूं, बस इतना कष्ट झेल लूं। आगे वांग। देवर झान हाओतियान ने दरवाजा खोला तो देखा पापा और जियांग जुनमिंग बाहर खड़े थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए? जियांग जुनमिंग ने झांग हाओतियान की बात का जवाब नहीं दिया, चुपचाप पापा को खींचकर मेरे कमरे की तरफ चला गया। झांग हाओतियान उन्हें रोक नहीं पाया। जियांग जुनमिंग ने पर्दा हटा दिया। मैंने भौहें सिकोड़कर उठकर बैठते हुए थोड़ी नाराजगी से उसे घूरा। सुबह सुबह अपने घर में क्यों नहीं रुका? यहाँ मेरे घर क्यों आया? क्या सुन दाजुआंग ने तेरी बीवी छीन ली? तुझे गुस्सा आया तो मुझसे लड़ने आया है क्या? जियांग जुनमिंग का चेहरा सख्त हो गया। ये तो क्या बकवास कर रही है? वो आदमी तो कब का किसी और औरत के साथ भाग गया। वांग तसुइलियन को उसी ने बिगाड़ा है। मुझे तो हंसी भी आई और अजीब भी लगा। वांग सुइलियन जैसी को किसी और के बिगाड़ने की जरूरत थी। जियांग जुनमिंग ने चारों तरफ देखा, झांग वानशिंग कमरे में नहीं दिखी। फिर मुझे दया भरी नजर से देखा। कोई हैरानी नहीं, बदबू वाली औरत के साथ रहना पड़ रहा है। अगर मैंने झांग वानशिंग से शादी की होती तो उसे बिस्तर पर सोने भी नहीं देता। पापा ने बिस्तर के पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ा। तेरा भैया आज इसलिए आया है कि तुझे मदद कर सके। पता है तूने झांग वानशिंग से शादी करके अच्छे दिन नहीं देखे, इसलिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। दोनों की मिलीभगत सुनकर मुझे हंसी आ गई। मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। शादी की उस रात झांग वानशिंग ने बत्ती बुझाई। खिड़की से आती चांदनी में मैंने भारी पोशाक उतारी। अचानक थोड़ा घबरा गई। झांग वानशिंग ने सोचा मैं डर गई। सॉरी, मुझे अनुभव नहीं है। तुझे असहज तो नहीं? मैंने सिर खुजाते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ा नर्वस हूँ। अब बारी झांग वानशिंग के शर्माने की थी। शादी की पहली रात हम दोनों गले लगकर सोए, पर ठीक से नींद नहीं आई किसी को भी। एक दिन झांग वानशिंग ने मेरी आंखों के नीचे काले घेरे देखे। अपनी रजाई लेकर हॉल में जाकर सोने चली गई। मैंने आंगन को देखकर बेबसी से आ भरी। लगता है झांग वानशिंग के साथ असली रिश्ता बनाने में अभी और वक्त लगेगा। मैंने जियांग जुनमिंग को देखकर ठंडी हंसी हंसी। पहले अपनी वांग सोइलियन को संभाल, फिर मुझे समझाने आना। पूरे गांव को पता है तेरी वांग सोइलियन कैसी है। जियांग जुनमिंग गाली देने ही वाला था कि उसे याद आया वो मुझसे मदद मांगने आया है। गुस्सा दबाकर भाई जैसा प्यार दिखाते हुए बोला, तू मेरा सगा भाई है, मैं तुझे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा? बेचारा, तूने शादी। मैंने रजाई के अंदर ही कपड़े पहन लिए, ऊपर की रजाई हटाई। जियांग जुनमिंग और पापा तब देख पाए कि मैंने फिल्मों जैसी रेशमी नाइटी पहनी हुई थी। ये देखकर दोनों जल भुन गए। जियांग जुनमिंग का तो मन हुआ हाथ कपड़े पर चिपका ले। ये तो फिल्म वाला महंगा कपड़ा है। महंगा तो होगा ही, इतना अच्छा लगता है जैसे कुछ पहना ही ना हो। पापा हैरानी से चिल्लाए। आवाज की तरफ देखा तो हाथ में मिठाई का पैकेट पकड़े हुए थे। ये क्या चीज़ है, मैंने तो कभी देखी ही नहीं। जियांग जुनमिंग भी दोबारा जन्मा था तो जानता था कि ये शहर की महंगी मिठाई है। 90 के दशक की शुरुआत में गांव में किसी के पास ऐसी मिठाई खाने का मौका नहीं था। जियांग जुनमिंग के मन में जलन उठ रही थी। पिछले जन्म में उस वक्त उसे भूख की तकलीफ महसूस हुई। मन ही मन खुद को समझा रहा था कि बस वांग सुइलियन के साथ अमीर बन जाए तो मेरे पिछले जन्म जैसा सोना चांदी पहन सकेगा। पर वो भूल गया। ये नहीं सोचा कि मैं उससे भी बेहतर जिंदगी जी लूंगा, और उसे तो वांग सुइलियन की लाई हुई मुसीबतें ही संभालनी पड़ेंगी। जियांग जुनमिंग दांत भींचकर, नाखून मांस में गड़ाकर, जैसे दर्द महसूस ही ना हो रहा हो, पापा को खींचकर भाग निकला। थोड़ी अक्ल तो थी उसमें, बस कम थी। जाते जाते वो मिठाई का पैकेट भी साथ ले गया। दरवाजे से निकलते ही झांग वानसिंग को रसोई से बाहर आते देखा। सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहने, पूरी साफ सुथरी और स्मार्ट लग रही थी। जियांग जुनमिंग देखते ही खो गया, जैसे पिछले जन्म में झांग वानसिंग से शादी के दिन याद आ गए हों। तब सुबह होते ही झांग वानसिंग गायब हो जाती। शाम को बिना ठीक से तैयार हुए सोरबाड़े से निकलती। जियांग जुनमिंग को उसके शरीर से आती बदबू के आगे कटोरे में रखी खुशबूदार पसली भी अच्छी नहीं लगती थी। जब वो याद से बाहर आया, आंगन को साफ सुथरा देखा। घर के पास 2-3 गुलाब के पौधे लगे थे। जियांग जुनमिंग ने झांग वानचिंग को देखा। नजरों में गुस्सा और शिकायत थी। गुस्सा इस बात का कि उसने ऐसी अच्छी जिंदगी क्यों नहीं दी थी। अगर वो अभी जैसी होती तो खुद। झांग वानशिंग ने जियांग जुनमिंग और पापा के चेहरे की मुस्कान देखी, थोड़ी फीकी पड़ गई। शादी के बाद से झांग वानशिंग मेरी बात मानकर सुअर पालने का काम औकरों को सौंप चुकी थी। पूरा ध्यान पति पर लगाती थी।
डर था कहीं उसका प्यारा पति हवा के झोंके की तरह उड़ ना जाए। रात को कई बार उठकर चुपके से मुख्य कमरे में आकर पति को सोता देखती, तब जाकर तसल्ली से वापस सोती। झांग वानशिंग का प्यार इतना गहरा था कि पति के मायके वालों से भी बड़े प्यार से पूछा, खाना खाकर जाइए ना। पापा हवा में मांस की खुशबू महसूस करके पिछली बार शादी की दावत में ही मांस खाया था, याद करके रुक नहीं पाए। हाँ हाँ, अपनी बहू के हाथ का खाना तो कभी खाया ही नहीं। जियांग। इस वक्त झांग हाउतियान भी आंगन के पत्ते साफ करके हाथ धोकर नर मीठी शकरकंद और मक्के की खिचड़ी परोसने लगा। झांग वानशिंग ने अभी बना हुआ भुना हुआ पसली का सालन और लहसुन के साथ भुना मांस मेज पर रखा। ये खुशबू तो बगल वाले पड़ोसी के बूढ़े पीले कुत्ते को भी जगा देती। जियांग जुनमिंग ने अपना खाली पेट सहलाया। वांग तुसुलियन से शादी के बाद तो बस मायके में ही उसे गर्म नाश्ता नसीब होता था। उसने एक सांस में 2 कटोरी खिचड़ी पी ली। पेट गुब्बारे जैसा फूल गया, फिर भी कटोरी छोड़ने का मन ही हुआ। इस वक्त झांग वानशिंग मेरे लिए लपेट रही थी। जियांग जुनमिंग ने देखा, तुम लोगों को ये सब कहाँ से मिलता है? झांग हाओतियान को याद आया, इस आदमी ने पहले दीदी की बदबू का मजाक उड़ाया था। तंज कसते हुए बोला, मैंने तो कहा था ना, जीजा ने मेरी दीदी से शादी करके सेवा पाने का सोचा था। देखो, जीजा की तबीयत खराब हुई तो दीदी शहर से खासतौर पर 2 किलो झींगा लेकर आई। टंकी में जिंदा रखें, जब भी जीजा को खाने का मन हो तुरंत निकाल दे। पापा ने सुना कि मैं तो देवताओं जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। जियांग जुनमिंग की आस्तीन खींचकर धीरे से बोले, लगता है जियांग युआनशान हमारी बात नहीं मानेगा। झांग वानशिंग से रिश्ता तोड़ेगा नहीं, बस इतनी सी बात है कि उसने मुझसे अच्छी शादी की। तू कुछ साल रुक, देखना वांग त्सुइलियम जरूर बड़ा पैसा कमाएगी। तब मैं होने वाली सबसे अमीर औरत का पति बनूंगा, और वो तो बस सुअर पालने वाले के पति ही रहेगा। पापा भी भैया के साथ मिलकर मेरा दिमाग खराब करने लगे। तुम लोग, तू भाभी को 30,000 रुपए दे दे, शहर जाकर व्यापार करने दे। अगर पैसा कमा लिया तो भाभी दिल से तुम्हारा एहसान मानेगी। मैंने बाहें बांधकर आंखें घुमाई। रहने दो, मेरी भाभी इतनी काबिल है, सुअर पालने के पैसों की उससे कमी नहीं होगी। भैया ने मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, मैंने पैर से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ दिन बाद मैं भुनी हुई मीठी सूरजमुखी के बीज लेकर सड़क किनारे बैठी बुजुर्गों की गपशप सुन रही थी। तूने झांग वानशिंग को साथ क्यों नहीं भेजा शहर? ली अंकल ने मेरे कटोरे में एक मुट्ठी बीज डाले। बाकी लोग जिज्ञासा से देख रहे थे। मैंने बेपरवाही से कहा, भैया ने ही तो कहा था, मेरी भाभी का जन्म व्यापार के लिए हुआ है। हमारे इस छोटे पहाड़ी गांव में इतना बड़ा भगवान समाता नहीं। बस मैं और झांग वानशिंग। बात बस इतनी है कि झांग वानशिंग अकेली अपने भाई को पाल रही है। बहुत ही अच्छी लड़की है। झांग वानशिंग शहर जाकर व्यापार ना भी करे तो गांव में भी शानदार जिंदगी जी सकती है। थोड़ी देर बाद मैंने भैया को कुदाल कंधे पर रखे रास्ते से गुजरते देखा। ली अंकल ने जोर से आवाज दी, जियांग जुनमिंग, तू अपनी बीवी के साथ शहर व्यापार करने क्यों नहीं गया? जियांग जुनमिंग ने माथे का पसीना पोंछा। धूप से चुभती आंखें हल्की सिकोड़ी। व्यापार तो मेरी बीवी का काम है, मैं घर पर उसका ख्याल रखने रुका हूँ। कुछ ही दिनों में ना देखने से मैं जियांग जुनमिंग का हाल देखकर हैरान रह गया। उसकी गोरी त्वचा धूप से काली और खुरदरी हो गई थी, जैसे कई साल एक साथ बूढ़ा हो गया हो। आंखों के कोने पर सूखी झुर्रियां चढ़ गई थीं। जियांग जुनमिंग की नजरें मुझसे मिली, फिर वही घमंडी अंदाज लौट आया। देख लेना, मेरी त्सुइलियन सुअर पालने वाली से जरूर बेहतर जिंदगी देगी। जियांग युआनशान, सच में तुझ पर तरस आता है। जब मेरी बी वापस आएगी तो घुटनों पर बैठकर मुझसे मिन्नत करना। शायद मैं उसे कहूँ झांग वानशिंग के लिए कोई छोटा मोटा काम दिला दे। भाई अंकल गुस्से से लाल हो गए। तूने तो वंग तसुलियन को सिर पर चढ़ा रखा है। झांग वानशिंग तो किसी भी नजरिए से उससे 1000 गुना बेहतर है। मैंने बाई अंकल को रोका, इसकी बातों में मत आओ। इसने तो पहले ही वांग तसुलियन से शादी कर ली है, इसे यूं ही जाने दो। आसपास खड़े बड़े लोग मेरी बात सुनकर हंसी नहीं रोक पाए। जियांग जुनमिन को यहाँ कोई फायदा नहीं मिला, गाली गलौज बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद ठीक खाने का वक्त हो गया। बाई अंकल ने मेरे घर से आती मांस की खुशबू सूंघी, थूक निकलते हुए बोले, युआन शान, आज घर में क्या पका है? बाकी सब भी लालच भरी नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने थोड़ी शान से बताया, कुछ खास नहीं, बस हाओतियान ने पीले नूडल्स का हॉटपॉट बनाया है। झांग वानशिंग ने सुबह सुबह एक काला सुअर काटा, ताजी पसलियों के साथ खेत के पीले आलू डालकर उबाला, साथ में सेवई भी डाली। सबकी लार टपकते देखकर मैंने थोड़ा शर्माया हुआ चेहरा बनाया। मेरे भैया को तो ये जिंदगी पसंद ही नहीं। रास्ते के बीच में मुझे सुन दाजुआंग मिला, जो बैलगाड़ी पर सामान लादने के लिए किसी की तलाश में था। सुन दाजुआंग ने मुझे देखकर शर्मिंदगी से सिर खुजाया। मैं आगे बढ़कर उसकी तरफ हल्की मुस्कान दी। इस इंसान खाने वाले छोटे गांव में कोई उससे जलता था, कोई घमंड से नफरत करता था, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं घर का आधा अनाज देकर उसकी मदद करूंगी और उसे समझाऊंगी कि। बाद में जब मैंने शहर में पैर जमाए, हवा के रुख के साथ कपड़ों की थोक बिक्री का धंधा शुरू किया, तो एक दिन इलाके के गुंडों ने दरवाजे पर घेर कर पैसे मांगने की धमकी दी। ठीक उसी वक्त कीमती कपड़े पहने सुन दाजुआंग आ गया। वो गुंडे सुन दाजुआंग को देखते ही चूहे बिल्ली को देखकर भागने जैसे दुम दबाकर भाग गए। उसकी बातों से पता चला कि वो असल में किसी और के द्वारा चुराया हुआ बच्चा था। उसके असली माँ बाप की शहर में अच्छी पहुंच थी और सालों से उसे ढूंढना नहीं छोड़ा था। मैं अकेले शहर में व्यापार करती, अगर सुन दाजुआंग की मदद ना होती तो कब की आसपास वालों के हाथों लुट चुकी होती। सुन दाजुआंग ने भी वांग त्सुइलियन को नहीं बख्शा। हम दोनों का तलाक करवाया, फिर पुलिस बुलाकर वांग त्सुइलियन को जेल भिजवाया।
जहां वो बाहर निकली तो कई साल बूढ़ी लग रही थी। सुन दाजवांग का गुस्सा शांत हुआ, उसे छोड़ दिया, खुद को भी माफ किया, फिर उसे गांव में छोड़कर अपने हाल पर जी लिया। पर मुझे कभी नहीं पता था कि वांग चुइलियन डींगे मारकर बताएगी कि उसने शहर में कितना कमाया और मेरी किस्मत भैया तक पहुंचा देगी। दोबारा जन्म लेने वाले उस दिन मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सुन दाजवांग को ढूंढकर विनम्रता से मदद मांगी कि शादी में थोड़ा हंगामा करने में मदद करे। साथ ही उसे बताया कि असली माँ बाप के शहर में जाकर रहे, शायद किस्मत के सहारे जल्दी उनसे मिल जाए। सुन दाजवांग की आंखें आंसुओं से भर गईं। शुक्रिया भाई, अगर तूने ये तरकीब ना बताई होती तो मैं उस गंदी औरत से छुटकारा ना पा पाता। ये कहकर जेब से लाल कपड़ा निकाला। लाल कपड़ा मुझे तुझे लौटाना चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका। आसपास देखा कोई नहीं था तो राहत की सांस ली। भाई, तू शहर जाकर पैसों की चिंता मत कर, ये सोने की चूड़ी मेरी तरफ से तोहफा समझ। सुन दाजवांग हैरानी से मुझे देखता रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये चूड़ी इतनी कीमती है, अगर तू ना कहता कि वांग चुयन का मामला बड़ा करना है तो ये चूड़ी मुझे मिलती ही नहीं। मैंने हाथ हिलाकर बेपरवाही जताई। पिछले जन्म में मैं इतना अमीर था कि मेरे खरीदे हुए महंगे सामान रखने के लिए एक छोटा घर लगता था। शान शौकत तो पहले से आदत बन चुकी थी। ये सोने की चूड़ी मेरे लिए सुन दाजवांग के भविष्य जितनी अहम नहीं थी। सुन दाजवांग ने सावधानी से चूड़ी रखी। आंखों के कोने के आंसू पोंछते नहीं थम रहे थे। मुझे शुक्रिया भरी नजरों से देखा। भाई, ये एहसान मैं किस चीज से चुकाऊं? समझ नहीं आता। आगे कभी मिले, जरूरत पड़ी तो मैं सब कुछ लगाकर तेरी मदद करूंगा। रात को मैं आंगन में बैठा गुनगुनी बसंत हवा महसूस कर रहा था, चुपचाप एक मौके का इंतजार करते हुए। झांग वानशिंग नहाकर बाहर आई। एक हाथ में तौलिया लिए गीले बाल पोंछ रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए पास आई। मैंने उसके हाथ से तौलिया लेकर उसके बाल पोंछने लगा। मैंने उसकी गर्दन के पास गहरी सांस ली, उसकी हल्की मीठी खुशबू महसूस की। धीरे से पूछा, आज रात मैं तेरे साथ सो सकता हूँ क्या? झांग वानशिंग ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर कमरे में खींच लिया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसकी मुस्कुराती आंखों में देखकर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। रात गहरी हो गई। बसंत की हवा में पंछी चहचहाते रहे। कोई सो नहीं पाया। प्यार जताने के बाद मैं झांग वानशिंग के पास लेट गई। गर्म तौलिए से उसे साफ करती रही। मैंने हाथ उठाकर उसके गाल पर धीरे से रखा। झांग वानशिंग ने मुंह घुमाकर मेरी हथेली को चूमा, फिर गले लगकर गहरी नींद सो गए। 1 महीने बाद भैया पापा को लेकर मेरे घर मेहमान बनकर आया। झांग हाओतियान इन बाप बेटे को घर में नहीं घुसाना चाहता था, पर मेरा मान रखते हुए दरवाजा खोलकर अंदर आने दिया। पापा मुझे पकड़कर बिठाकर बड़े रौब से झांग हाओतियान को पानी लाने भेजा। झांग हाओतियान गुस्से से, देख लो अपने देवर को, तेरी भाभी शहर में अमीर बनी तो उसे अपने साथी की बहन से मिलवाना चाहती थी। इसका रवैया देखकर तो मैंने भी मिलवाने का मन बदल दिया। मेरा चेहरा उतर गया, थोड़ा उलझन भी हुई। पापा से पता चला कि वांग चुयन गांव के किसी के साथ शहर जाकर व्यापार कर रही थी। वहां एक काबिल बड़े व्यापारी से जान पहचान हुई। दोनों साथ मिलकर व्यापार करने लगे। जल्दी ही मूल रकम से दोगुना तिगुना मुनाफा कमाने लगे। पहले मुझे थोड़ी परेशानी हुई, पर जब पापा के मुंह से उस बड़े व्यापारी का नाम सुना, ली शिवलान, मेरा दिल धक से रह गया। पिछले जन्म में भी वांग सुइलियन ने ली शिवलान से यही पहचान बनाई थी। दोनों मिलकर गलत धंधे करते। पहले कुछ दिन अमीर बने, फिर सुन दाजवांग की बहन ने। बस ये नहीं पता कि सुन दाजवांग अपने परिवार से मिल पाया या नहीं, और क्या वांग चुइलियन फिर पिछले जन्म जैसे अंजाम तक पहुंचेगी। मैंने शांति से चाय की एक घूंट ली। ये बात उन्हें बताने का कोई इरादा नहीं था। जियांग जुनमिंग घमंड से मुझे देखते हुए बोला, युआन शान, तू मनी मन जल रहा है ना? अफसोस, मेरी किस्मत तुझसे अच्छी है। मैं तो पहली नजर में समझ गया था वांग तसुलियन बड़ा पैसा कमाने वाली है। तेरे जैसे सुअर काटने वाली से शादी नहीं की, तेरी अगली पीढ़ी भी सुअर ही काटेगी। मैंने चाय का कप रखा, आंखें उठाकर भैया को देखा। अभी भाभी शहर में इतना पैसा कमा रही है, तुझे साथ क्यों नहीं ले गई? जियांग जुनमिंग की मुस्कान चेहरे पर जम गई। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, शहर में कमाई के मौके भी ज्यादा हैं और वहां लोगों से मिलने जुलने के मौके भी कम नहीं। तू सच में भाभी का पकड़ पाएगा? मुझे पता था जियांग जुनमिंग का मन डगमगाने लगा है। कुछ दिन बाद वांग तसुलियन के साथ व्यापार करने गया गांव वाला वापस आया। बताया आधी रात शराब पीकर वो अपने पति की बाहों में लेटी थी। नींद में ही किसी और आदमी का नाम पुकार बैठी। उसका पति गुस्से में आग बबूला हो गया। यकीन कर लिया कि उसका कोई और आशिक है। दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। घर में तूफान आ गया। वो भी बार बार गांव की सहेलियों से रोते हुए कहती, मेरा पति जब घर लौटा उस रात मैं उससे प्यार जताना चाहती थी, पर वो राजी नहीं हुआ। सोचा शायद थकान से मन नहीं है। नहीं पता था कि बाहर उसका कोई और है, घर आकर उसका मन ही नहीं लगता। बाद में तो बिस्तर पर भी नए नए नखरे दिखाने लगी। साफ लगता है किसी बेशर्म आशिक से सीखे हैं। बाकी लोग भी, औरत हो या मर्द, बात एक ही है। जब तक पैसा नहीं होता तब तक सीधे रहते हैं, पैसा आते ही बिगड़ जाते हैं। जियांग जुनमिंग पास बैठकर सुनते सुनते बेचैन हो गया। हालांकि उसे वांग तसुइलियन से कोई खास लगाव नहीं था, पर वो किसी और मर्द को उसकी मेहनत का फल खाते नहीं देख सकता था। मुश्किल वक्त में उसने वांग तसुइलियन का साथ दिया था, इसलिए हक तो उसी का बनता था सोना चांदी पहनने का। वांग तसुइलियन को उसका एहसानमंद होना चाहिए था। दूसरे मर्द ने किया ही क्या था जो मुफ्त का फायदा उठाए। कुछ दिन बाद मैं उनके घर के सामने से गुजरी। देखा पापा भैया के हाथ में अपनी आखिरी जमा पूंजी थमा रहे थे। ये मेरी आखिरी बची पूंजी है। शहर जाकर खुद को तंग मत रखना, जो चाहिए खरीद लेना,
आराम से रहना, तभी बाप का दिल खुश होगा। भैया ने भी बिना संकोच के लाल कपड़े में लिपटी बड़ी रकम जेब में रख ली। जरूर तुझे भी शायद बुला लूंगा। पापा ये सुनकर आंखों में चमक आ गई। मुझे पता था मेरे दोनों बेटों में तू ही सबसे ज्यादा सेवाभावी और समझदार है। तेरा भाई तो कृतघ्न निकला। झांग वानशिंग के पैसे से तुझे भाभी के व्यापार में मदद करने को कहा तो वो भी राजी नहीं हुआ। ऐसे बेटे को जन्म देना ही बेकार गया। दोनों काफी देर बातें करते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला मैं वहीं खड़ी सब सुन रही थी। शायद अच्छा ही हुआ कि उन्हें पता नहीं चला, वरना पापा का इतना भेदभाव भरा बड़बड़ाना कैसे सुनती। वे चुपचाप उड़कर वहां से चली गई। मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। अगर भैया इतना ही सेवाभावी है तो मैं ये नालायक बेटी उनकी बुढ़ापे की सेवा नहीं करूंगी। इन दिनों मैं घर पर झांग वानसिंह के साथ बाहर घूमने भी लगी और अपना व्यापार भी शुरू कर दिया। मैंने झांग वानसिंह को मनाया कि घर के सुअर नौकर के हवाले कर दे, और खास तौर पर मेरे घर के दरवाजे पर आकर गाली दी। सच में सोचते हो शहर में सोने के दाने बरसते हैं क्या? सुनकर कि मेरी बहू शहर में बड़ा पैसा कमा रही है, हर कोई कुत्ता बिल्ली भी हिस्सा बांटने आना चाहता है। पहले अपनी हैसियत तो देख लो, बाद में पैसा खत्म होने पर मेरी बहू के पास मत आना। झांग हाउतियान आंगन में बैठा पढ़ाई कर रहा था। पापा की बात सुनते ही बिना कुछ कहे कीचड़ भरे गंदे पानी की बाल्टी उठाई, दरवाजा खोलकर सीधे पापा पर उड़ेल दी। पापा गंदे पानी से भीगकर कमर पर हाथ रखकर और गंदी गालियां देने लगे। तभी मैंने आंखें उठाकर झांग वानसिंह को देखा। वो चुपचाप घर की झाड़ू उठा लाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर पापा के सामने खड़ी हुई, पापा डर के मारे गाली देते हुए भाग खड़े हुए। मैंने घर का देखकर समझ गई कि मुझमें व्यापार की समझ है। 10 साल से जमा किया अपना गुल्लक भी फोड़ दिया। मैंने मजाक में कहा, डर नहीं लगता कि मैं ये सारे पैसे डुबो दूंगी? झांग वानसिंह भी हंस पड़ी। पैसे गए तो फिर कमा लेंगे, तुझे खुशी मिले तो कितने भी पैसे लगें सब सही है। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा। आंखों में गहरा प्यार भरा था। ऊपर से जिस इंसान को मैंने पसंद किया है वो हर काम 100% सही करेगा, मुझे यकीन है। झांग हाओतियान झांग वानसिंह की बात सुनकर सिहर उठा। कभी सोचा नहीं था उसकी सीधी सादी दीदी इतनी गहरी बात कह सकती है। मैंने झांग वानसिंह का हाथ थोड़ा जोर से पकड़ा। वफादार बीवी ने मेरा मान बढ़ाया। मैं उसे 7 लाख भी दूं तो कम है। इस जन्म में झांग वानसिंह और उसका पूरा परिवार साथ है। मैंने शहर के सबसे बड़े थोक बाजार में सबसे अच्छी जगह पर 2 कमरे किराए पर लिए। अब शहर के लोग खाने पीने की चिंता से आज़ाद हो चुके थे। हांगकांग की फिल्मों और सीरियलों के असर से अब लोग दिखावे पर पूरा जोर लगाने लगे थे। एक कमरा गोदाम के लिए, दूसरा थोक बिक्री के डिस्प्ले के लिए रखा। झांग वानसिंह ने मुझे 1 लाख रुपए मूल पूंजी और कुछ हजार किराए के लिए दिए। दुकान को नए सिरे से सजाया। फिर एक अच्छी क्वालिटी बनाने वाली फैक्ट्री ढूंढी। पिछले जन्म की याद के हिसाब से कुछ कपड़ों के डिजाइन फैक्ट्री मालिक को दिखाए। वांग मालिक इस धंधे में सालों से थे। अनुभवी आंखों से मेरे डिजाइन देखते ही पहचान गए कि कुछ डिजाइन उस वक्त चल रहे हांगकांग सीरियल के हीरो के कपड़ों जैसे ही हैं। उन्हें यकीन हो गया कि ये कपड़े बाजार में आते ही खूब बिकेंगे। तुरंत फैक्ट्री के कारीगर बुलाकर डिजाइन के हिसाब से कुछ सैंपल कपड़े तैयार करवाए। झांग वानसिंह का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। देखा भी नहीं जा रहा था। मालिक तो कैमरा निकालकर मेरी कई तस्वीरें भी खींच ली। बोले, प्रिंट करवाकर कपड़ों के प्रचार में इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास बचे हुए पैसों से ठीक उसी वक्त कॉलेज खत्म होने का मौसम था। कुछ खूबसूरत आर्ट स्टूडेंट्स मेरी दुकान में पार्ट टाइम काम करने आए। मैंने उन्हें दुकान के चलन में आए कपड़े पहनाकर चलती फिरती मॉडल बना दिया। सामान लेने आने वाले बाकी दुकानदार एक नज़र में ही लड़कों के कपड़ों पर मोहित हो जाते। जब बाकी थोक दुकानदार दरवाजे पर बैठे धंधा न होने की शिकायत कर रहे थे, तब तक मेरी दुकान में 3 पैकिंग वाले कर्मचारी रख लिए गए। गाड़ी भर भर कर सामान बाहर जाने लगा। 6 महीने के अंदर ही मेरे कपड़े पूरे शहर में मशहूर हो गए, खूब बिकने लगे। 10 लाख कैश का मुनाफा मिला। मुझे सिर्फ थोक व्यापार से संतोष नहीं था, अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहती थी। ये पैसा घर में नहीं हुआ था कि उल्टे हाथों सबसे भीड़भाड़ वाले मॉल में कई दुकानें किराए पर ले ली। झांग हाउतियान भी मेरे साथ शहर पढ़ने आ गया। जब उसने पूछा दुकान का नाम क्या रखूं, मैंने थोड़ा सोचकर बिना रुके 2 शब्द बोले, पुनर्जन्म। 1 साल बाद मैं मुख्य दुकान का निरीक्षण करने पहुंची। तभी देखा कोई हंगामा कर रहा है। पास जाकर देखा तो एक आदमी सिर से पैर तक ब्रांडेड कपड़े पहने घमंड से एक कर्मचारी को घुटनों पर बैठकर उसके जूते पहनाने को कह रहा था। आसपास तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा थी। पैसे लड़के के मुंह पर जोर से फेंके, तो इस काम में होना तो ग्राहक को भगवान की तरह समझना पड़ता है ना। ये पैसे काफी नहीं है क्या कि तू मुझे बाप कहे? लड़के के कंधे कांप रहे थे, जैसे गुस्सा दबा रहा हो। दुकान मैनेजर आगे आकर पैसे उठाए, झूठी मुस्कान के साथ माफी मांगी। माफ करे सर, मेरी निगरानी में कमी रह गई। फिर पलटकर लड़की की तरफ बेरहम चेहरा बनाकर बोला, अब भी खड़ा क्यों है? काम करना है तो कर, नहीं तो निकल जा। हमारी दुकान में सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। अगर तू नहीं करना चाहता तो लाइन लगी है काम करने वालों की। लड़का कागज जैसा दुबला शरीर लिए हल्का कांपा। शायद नौकरी खोने के डर से होंठ भींचकर नीचे झुककर हाथ बढ़ाया उस आदमी के जूते उतारने के लिए। तभी उस हाथ को देखकर ऊपर नजर उठाई तो एक सुंदर अनजान चेहरा दिखा। मैंने उसे जमीन से उठाया, कंधा थपथपाया। मैनेजर मुझे पहचानते ही दौड़ता हुआ आया, माफी मांगने लगा। सर माफ कीजिए, नया कर्मचारी है, बात नहीं मानता। कुछ भी काम कहो तो करने को तैयार ही नहीं होता। लड़के की आंखें नम हो गई। मैं काम करने आया हूँ, गुलाम बनने नहीं। खाने के वक्त कहते हैं मेरे लिए कॉफी लाओ, मुश्किल ग्राहक आए तो खुद संभालना नहीं चाहते।
मुझे भेज देते हैं, मैं भी इंसान हूँ। आप मेरी इज्जत पैरों तले क्यों चल रहे हैं? मैनेजर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, नौकरी करने आए हो, इज्जत का क्या काम? अगर दुकान को नुकसान हुआ तो 10 साल काम करके भरपाई करनी पड़ेगी। लड़का गुस्से से पूरा कांपने लगा। मैनेजर मुझसे थोड़ा असहाय होकर बोला, आजकल के बच्चों का मिजाज बहुत तेज हो गया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने घड़ी देखी, तुझे 10 मिनट देता हूँ, इस्तीफे का फॉर्म प्रिंट करके नाम भरकर मुझे दे। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। मैनेजर सख्ती से बोला, जल्दी जा, नहीं पता क्या हमारे जनरल मैनेजर का वक्त कितना कीमती है। जैसे ही लड़का जाने लगा, मैंने उसे रोक लिया। मैनेजर की धमकी भरी बातों पर मैंने ठंडी नजर से उसे घूरते हुए कहा, हमारी दुकान लोगों को काम करने के लिए है, गुलाम बनाने के लिए नहीं। मुझे लगता है तेरा काम करने का तरीका ही गलत है। इस्तीफा नहीं देगा तो मैं खुद तुझे नौकरी से निकालूंगा। मैंने लड़के का कंधा थपथपाया। दूसरी कंपनियां चाहे कर्मचारियों को कुत्तों जैसा समझें, मेरी दुकान में ऐसा नहीं चलेगा। जब कर्मचारी हर दिन मन में गुस्सा दबाकर रखेगा तो ग्राहक के सामने अच्छे मूड से कैसे पेश आया? मैनेजर ने घर में भूखे बच्चों की दुहाई दी, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, जब तेरे बच्चे बड़े होकर नौकरी करेंगे, क्या तू चाहेगा वो भी तेरे जैसे बॉस से मिले? मैनेजर होंठ कांपते रह गए, कुछ नहीं बोल पाया। मैनेजर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आसपास खड़े कर्मचारी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। एक जवान लड़के ने सबसे पहले हिम्मत करके कहा, सर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैनेजर हर महीने हमारी एक और कर्मचारी भी हिम्मत करके बोला, और भी है सर। मैनेजर हमसे अक्सर बिना पैसे दिए ओवरटाइम करवाता है, कहता है अगर काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह काट लूंगा। हम विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वो कहता है उसकी हेड ऑफिस में बहुत अच्छी पहचान है। सुनकर मेरी भौहें कस गईं। कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा सा मैनेजर इतनी गड़बड़ियां कर सकता है। मैनेजर को हालात बिगड़ते देख धड़ाम से जमीन पर घुटनों पर बैठ गया। सर, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा, तूने कर्मचारियों से जितने पैसे काटे हैं 3 दिन के अंदर पूरे लौटा दे, वरना मैं लीगल टीम को बुलाऊंगा। तब सिर्फ नौकरी जाने की बात नहीं रहेगी। मैनेजर डर के मारे सिर हिलाता हुआ शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। मैंने पलटकर वहां खड़े कर्मचारियों को देखा। आगे से ऐसी कोई भी घटना हो तो सीधे हेड ऑफिस की शिकायत लाइन पर कॉल करना। मैं दुकान इसलिए चलाता हूं ताकि पैसा कमाऊं, पर कभी भी कर्मचारियों को दबाकर नहीं। कर्मचारियों की आंखें भर आईं। सबने झुककर मेरा शुक्रिया अदा किया। आसपास तमाशा देख रहे ग्राहक भी तालियां बजाने लगे। ये बॉस तो बड़े दिल का है, अब से बस यहीं से खरीदारी करेंगे। जो बॉस अपने कर्मचारियों का इतना ख्याल रखता है, उसका सामान भी बढ़िया ही होगा। ये बात जल्दी ही पूरे शहर में फैल गई। बहुत लोग नाम सुनकर आने लगे, कुछ कपड़े खरीदने आए, कुछ नौकरी मांगने। मैंने मौके का फायदा उठाकर कंपनी के अंदर निगरानी विभाग बना दिया, जो हर दुकान के प्रबंधन की समस्याओं को संभालता था। जिसकी शिकायत साबित होती, उस मैनेजर को इज्जत की ये चीज ऐसी होती है, जब अच्छी हो तो एकदम ऊंचाई पर पहुंचा देती है। सिर्फ 6 महीनों में मेरी चेन दुकानें 10-12 से बढ़कर 50 से ज्यादा हो गई। बहुत लोग मेरी कंपनी में शामिल होने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। पड़ोसी शहर के व्यापारी भी फ्रेंचाइजी बात करने आने लगे। झांग वानशिंग हिसाब की किताब देखकर गर्व से भर उठी। मुझे पता था मैंने सही इंसान चुना है। मैंने उसका कंधा पकड़ा, मन में भी बहुत कुछ महसूस हुआ। इस जन्म में आखिर मैं वो बन गया जो बनना चाहता था। उस दिन मैं दफ्तर में फाइलें देख रहा था। सचिव ने दरवाजा खटखटाकर अंदर आकर कहा, सर, बाहर एक औरत आपसे मिलना चाहती है, कह रही है आपकी भाभी है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर समझ गया कौन है। कलम रखकर शांति से बोला, उसे अंदर भेज दो। वांग सुइलियन दरवाजा खोलकर अंदर आई। कुछ साल पहले की तुलना में अब वो बहुत चमक दमक से सजी थी। सिर से पैर तक ब्रांडेड कपड़े, चेहरे पर गहरा मेकअप। अंदर आते ही मुस्कुराते हुए बोली, युआन शान, बहुत दिनों बाद मिले, भाभी को तेरी बहुत याद आई। मैं कुर्सी पर टिका, बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोला, भाभी, आज कैसे इस छोटी सी जगह आना हुआ? वांग सुइलियन मेरे सामने बैठकर पैर पर पैर चढ़ाकर बोली, सुना है तेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। भाभी खास तौर पर बधाई देने आई है। वैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तेरे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मैंने चाय का घूंट भरा, मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। पिछले जन्म में वांग सुइलियन मेरी पत्नी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था वो कैसे धीरे धीरे ली शुलान के जाल में फंसती गई। वो कहलाने वाला बड़ा व्यापारी असल में खाली हाथ ठगी करने वाला धोखेबाज ही था। उसने मेरी मेहनत से जमा की गई सारी पूंजी उसमें झोंक दी। आखिर में सब कुछ गंवा बैठे। इस जन्म में भी वही चाल चलना चाहती है। मुझे बेवकूफ़ समझती है क्या? मुझे पता है उसने अभी सारी दौलत ली शुलान को दे दी है। कुछ महीनों बाद ली शुलान पैसे लेकर भाग जाएगी। तब वांग त्सुइलियन के पास कुछ नहीं बचेगा। युआन शान, सुन, भाभी की बात मान। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल घाटे वाला नहीं है। इस हिसाब से रास्ता तय हो चुका है, बस पूंजी की कमी है। तू कुछ लाख लगा दे, साल के अंत तक 3-4 गुना मुनाफा मिलना तय है। मैंने चाय का कप रखा, हल्की मुस्कान से उसे देखा। भाभी, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो खुद ही क्यों नहीं कमा लेती? वांग त्सुइलियन की नज़रें, अपनों को फायदा मिले, बाहर वालों को क्यों दें? इसलिए सबसे पहले तेरा ही ख्याल आया। मैं खड़ा होकर खिड़की की तरफ चला गया, पीट करके बोला, भाभी की भलमनसाहत का शुक्रिया, पर मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं। वांग तस्वीलिन का चेहरा बदल गया। कुछ और कहने वाली थी कि मैंने सीधे बात काट दी। मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है, भाभी आप जा सकती हैं। वांग तस्वीलियन ने मेरा पक्का रवैया देखा तो मुस्कान भी गायब हो गई। ठंडी आवाज में बोली, ठीक है, फिर पछताना मत।
इतना कहकर दरवाजा पटक कर चली गई। मैं उसकी पीठ को जाते हुए देखता रहा। होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। पछताने वाली तो शायद वो खुद होगी। वांग तस्वीलियन के जाने के कुछ दिन बाद जियांग जुनमिंग भी मेरे दफ्तर आया। सूट पहने हुए, कलाई पर। सूट की सिलाई भी घटिया थी, घड़ी भी सस्ती नकली, जूते भी सस्ते बाजार के, बस दिखावे के लिए तैयार हुआ था। जियांग जुनमिंग शान से मेरे दफ्तर में घुसा। सोफे पर बैठकर पैर पर पैर चढ़ाया, घमंड भरे अंदाज में। युआन शान, सुना, तू बहुत अच्छा कर रहा है भैया, खास तौर पर मिलने आया। मैं कुर्सी पर टिका, चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे, होंठ भी सूखे फटे हुए थे। साफ लग रहा था कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। मन में बहुत बेचैनी थी। मैंने चाय का कप उठाकर धीरे से घूंट भरी। भैया, आज कैसे आना हुआ यहाँ? जियांग जुनमिंग ने झूठी हंसी हंसते हुए नजरें चुराई। सुना तेरा बिजनेस बड़ा हो गया भैया, थोड़ी खुशियां बांटने आया। भैया, बात हो तो साफ बताओ। जियांग जुनमिंग हाथ मलते हुए चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला। बात यह है कि तेरी भाभी के बिजनेस में थोड़ी दिक्कत आ गई है, पैसों की जरूरत है। क्या तो कुछ उधार दे सकता है भैया को? मुझे पहले से पता था वो पैसे मांगने आया है। वांग तो सुइलियन को ठोकर लगी तो अब खुद आ गया। मैंने शांति से कहा, जो कहना था वो भाभी को साफ बता चुका हूँ। उस प्रोजेक्ट में 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा। जियांग जुनमिंग का चेहरा बदल गया। युआन शान, हम तो सगे भाई हैं, तू ऐसे मुसीबत में साथ कैसे नहीं दे सकता? बस उधार समझ ले, कमाई होते ही मूल के साथ ब्याज भी लौटा दूंगा। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। भैया, एक सलाह दूं, अभी वक्त है तो पैसा निकाल ले। बोली, शिवलान अच्छी औरत नहीं है, कभी ना कभी। तेरा क्या मतलब है? क्या हमें छोटा समझता है? लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे? मैंने सिर हिलाया। आगे बात करने का कोई फायदा नहीं, मैंने जो कहना था कह दिया। भैया, आप जा सकते हैं। जियांग जुनमिंग गुस्से से उछलकर खड़ा हुआ, उंगली दिखाकर गाली देने लगा। जियांग युआन शान, तू आंखें नीची करके लोगों को मत देख। थोड़े पैसे कमा लिए तो बड़ा आदमी बन गया क्या? जब मैं और ऑस्ट्रेलियन अमीर बनेंगे तब तू पछताएगा। वो जितना बोलता जा रहा था उतना ही उत्तेजित होता जा रहा था। थूक तक मेरे चेहरे पर उड़ने लगा। मैं तुझे बताता हूँ, ली साहब का प्रोजेक्ट पक्का मुनाफे वाला है। जब हम मालामाल होंगे तब तू बगल में बैठकर जलता रहेगा, तब घुटनों पर बैठकर मिन्नत करेगा तो भी शायद मैं ध्यान ना दूं। मैं कुर्सी पर टिका, हल्की मुस्कान लिए चुप रहा। जियांग जुनमिंग मेरा ये अंदाज देखकर गुस्से से कांपने लगा। क्यों हंस रहा है? हिम्मत है तो मत हंस, देखते जाना, हम भी देखेंगे। इतना कहकर दरवाजा पटककर चला गया। गलियारे में अभी भी उसकी गालियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सचिव सावधानी से दरवाजा खोलकर अंदर आई। सर, आप ठीक है ना? मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया। कोई बात नहीं। खिड़की के बाहर धूप अच्छी थी। मैं जियांग जुनमिंग की जाती हुई पीठ देखता रहा। मन बिल्कुल शांत था। कुछ लोग तब तक नहीं समझते जब तक दीवार से टकरा ना जाए, तब तक उम्मीद नहीं छोड़ते जब तक गंगा ना पहुंचाए। जब समझाने से नहीं मानते तो हकीकत ही उन्हें सबक सिखाएगी। 3 महीने बाद शहर में एक धमाकेदार खबर फैली। ली शिलान पैसे लेकर भाग गई। मामले की रकम करोड़ों में थी। जिन लोगों ने उसमें निवेश किया सब कुछ गंवा बैठे। रो रो कर बुरा हाल था। वांग तसुइलियन भी उन्हीं में से एक थी। सुना है जब उसे खबर मिली वो कुछ अमीर औरतों के साथ mahjong खेल रही थी। फोन पर बुरी खबर सुनते ही हाथ के पत्ते जमीन पर बिखर गए। पूरा शरीर मानो आत्मा निकल गई हो। वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो अस्पताल के बिस्तर पर थी। वो आदमी कहाँ है? मेरे पैसे वापस मिलेंगे क्या? जियांग जुनमिंग मुट्ठी भींचे, नाखून मांस में धंसे हुए। भाग गया वो कमीना, पैसे लेकर भाग गया। पुलिस ने बताया उसने पहले से ही योजना बनाई थी। पासपोर्ट वीजा सब नकली थे। अब पता नहीं किस देश में छुपा है। वांग त्सुइलियन ये सुनते ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया, फिर बेहोश होने लगी। जियांग जुनमिंग की सालों की जमा पूंजी, पापा से धोखे से ली गई आखिरी बचत, रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार ली गई रकम, सब पानी में बह गई। कम से कम कई लाख का नुकसान हुआ था, शायद जिंदगी भर भी चुका ना पाए। वो बिस्तर पर लेटी फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पैसे, वो तो मेरी जान थी। ली शुलान, तुझे चैन से मरना नसीब ना हो। जियांग जुनमिंग एक तरफ खड़ा, चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो भी तो पीड़ित ही था। पापा की जिंदगी भर की जमा पूंजी सब खत्म हो गई थी। जब वांग सुइलियम ने पक्का भरोसा दिलाया था कि घाटा नहीं होगा, उसने भी साथ देकर पापा से जबरदस्ती पैसे निकलवाए थे। सोचा था वांग तो सुइलियम के साथ मालामाल हो जाएगा, पर सब कुछ खाली हाथ रह गया। सोच सोचकर गुस्सा बढ़ता गया। आखिर वांग तो सुइलियम पर फूट पड़ा। सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू इतना पैसा नहीं लगाती तो हम इस हाल में क्यों पहुंचते? पापा की आखिरी पूंजी भी बर्बाद कर दी। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? वांग सुइलियम ये सुनते ही रोना बंद करके आंखें फाड़कर उसे देखा। तू क्या बोल रहा है? मुझ पर दोष मढ़ रहा है? पहले किसने रोज? वांग त्विलियन गुस्से में और तेज बोलती गई। बिस्तर से उठकर बैठ गई, उंगली दिखाकर गाली दी। जियांग जुनमिंग, तू बेकार इंसान है। अगर तू लालच में और पैसा नहीं लगाता तो इतना घाटा ना होता। तू कैसे मुझ पर दोष मढ़ सकता है? दिन भर ली शूलान के साथ चिपके रहते थे। सोचा मुझे पता नहीं चलेगा तुम दोनों के पीछे की बातें। जियांग जुनमिंग का चेहरा बदला, फिर शर्मिंदगी से गुस्सा हो गया। बकवास मत कर, झूठे इल्जाम मत लगा। मेरा और ली साहब का रिश्ता बिल्कुल साफ है। यहाँ मुझ पर कीचड़ मत उछाल। दोनों अस्पताल के कमरे में जोर जोर से लड़ने लगे। नर्स तक बुला ली गई। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर शांत किया गया।
पर दोनों के बीच दुश्मनी पक्की हो गई। डिस्चार्ज होने के बाद वांग सुइलियन और जियांग जुनमिंग के दिन बहुत बुरे बीतने लगे। पहले किराए पर लिया आलिशान हर दिन बस शिकायत या रोना धोना। जियांग जुनमिंग परेशान होकर सिर पकड़ लेता। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लिया था वो भी बारी बारी से पैसे मांगने आने लगे। कुछ लोग नरमी से बस जल्दी पैसे लौटाने को कहते, कुछ सीधे दरवाजे पर आकर गाली गलौज करते। वांग तसुइलियन, तू धोखेबाज है। पहले 3 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया था, अब आधा साल हो गया। अगर अभी पैसे नहीं दिए तो मैं कोर्ट में शिकायत करूंगा। जियांग जुनमिंग, तुम दोनों में जरा भी शर्म नहीं। उधार लेते वक्त बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब देखो मुंह छुपाए फिरते हो। मैं बताता हूँ, आज अगर कोई हल नहीं निकला तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, नहीं जाऊंगा। जियांग जुनमिंग मजबूर होकर इधर उधर छुपने लगा। कभी कभी आधी रात को कर्जदार दरवाजे पर आ जाते तो वो पीछे की खिड़की से भाग जाता। वांग तिसुलियन तो घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करती। पूरा दिन कमरे में छुपी रोती रहती। ये बात जल्दी ही गांव तक पहुंच गई। हर किसी की चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा का विषय बन गई। पापा ये सुनकर गुस्से में कई दिन बिस्तर पर पड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी भर की जमा पूंजी यूं ही बर्बाद हो गई। इससे भी ज्यादा तकलीफदेह था कि ये पैसे बड़े बेटे और बहू ने ही धोखे से लिए थे, पर फिर भी दिल से भैया को दोष नहीं देना चाहते थे। सोच सोचकर उन्होंने सारा गुस्सा मुझ पर निकालना शुरू कर दिया। उस दिन मैं दफ्तर में मीटिंग कर रहा था। सचिव भागती हुई अंदर आई। सर, बुरी खबर है। एक बुजुर्ग आदमी नीचे हंगामा कर रहा है, कह रहा है वो आपके पिता हैं, गार्ड भी नहीं रोक पा रहे। मैंने भौहें सिकोड़ी, जानता था ये होना ही था। मैंने सचिव से मीटिंग रोकने को कहा, खुद नीचे पापा से मिलने गया। पापा दफ्तर के हॉल में खड़े थे। पुराने सिलवटों भरे कपड़े पहने, आसपास सूट पहने कर्मचारियों के बीच बिल्कुल अलग दिख रहे थे। मुझे देखते ही दौड़कर आए, कॉलर पकड़कर बोले, जियांग युआनशान, तू बेदर्द इंसान है। तेरा भैया इतनी मुसीबत में है, तू कैसे बैठा देख सकता है। मेरी जमा पूंजी भी खत्म हो गई, तू आंखें मूंद कर बैठा है। कुछ नहीं पापा, ये दफ्तर है, बात घर जाकर करते हैं। पापा कहाँ सुनने वाले थे, गला फाड़कर और जोर से चिल्लाए, मुझे परवाह नहीं है कहाँ है, आज तुझे जवाब देना ही होगा। तेरा भैया कर्ज में डूबा है, खाने तक को नहीं है। तू इतना अमीर है, थोड़ा उधार दे दे, साथ में मेरी जमा पूंजी भी लौटा दे। बुढ़ापे में तो कोई सहारा चाहिए। आसपास कर्मचारी काम रोककर उत्सुकता से देखने लगे। मैंने गहरी सांस लेकर मन का गुस्सा दबाया। पापा, मैंने पहले ही भैया को समझाया था वो प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाए। वो खुद नहीं माना, जिद करके अपनी मर्जी से गया। आपकी जमा पूंजी भी भैया और भाभी ने ही धोखे से ली थी, इसका दोष मुझ पर कैसे आ सकता है। पापा ये सुनकर और गुस्से से भड़क उठे। अभी तेरी जुबान चलती है, अगर तू शुरू से मत कर देता तो उसे ली शिवलाम के पास जाना ही ना पड़ता। आखिर सब तेरी गलती है, तू बेकद्र बेटा है। मैं ठंडी हंसी हंसा। पापा ये बात तो बड़ी अजीब है। जब भाभी मुझसे बिजनेस की बात करने आई थी, मैंने साफ बता दिया था प्रोजेक्ट में गड़बड़ है। भैया उधार मांगने आया तो मैंने भी कहा था पैसे निकाल ले, वो खुद नहीं माने। अब सारा दोष मुझ पर आ रहा है। पापा मेरी बात सुनकर चुप हो गए, पर फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। तो अब तू उसकी मदद कर दे, क्या फर्क पड़ेगा, आखिर वो तेरा सगा भैया है। तू ऐसे भूखा मरता कैसे देख सकता है। मेरी जमा पूंजी की भी कोई परवाह नहीं तुझे। मैं पापा को देखकर बस दुखी हो गया। बचपन से लेकर अब तक इनकी नज़रों में सिर्फ भैया ही सब कुछ था। मैं जो भी करूं वो हमेशा गलत होता, भैया जो भी करे वो हमेशा सही होता। अब भैया मुसीबत में है तो सबसे पहला ख्याल यही आया कि मैं आकर सारा गड़बड़ संभालूं। जैसे ही मैं सोच रहा था पापा को कैसे विदा करूं, लिफ्ट का दरवाजा खुला। झांग वानचिंग टिफिन बॉक्स लिए बाहर आई। हॉल में मची अफरा तफरी देखकर तुरंत समझ गई। तेजी से पास आई, चेहरे पर सलीकेदार मुस्कान लिए। अरे पापा, आप कब आए, बताया भी नहीं। युआन शान भी कैसा है, आपको हॉल में यूं खड़ा रखा। पापा झांग वानचिंग को देखकर थोड़ा नरम पड़ गए। झांग वानचिंग ने उन्हें बोलने का मौका दिए बिना लिफ्ट की तरफ ले गई। पापा, इतनी दूर से आए हैं, मैं बस युआन शान के लिए खाना लेकर आई थी, चलिए ऊपर बैठकर बात करते हैं। फिर आसपास तमाशा देख रहे कर्मचारियों की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, सब लोग परेशान मत हो, पापा खासतौर पर गांव से मिलने आए हैं, आप सब अपना काम करें। कर्मचारी ये सुनकर बिखर गए, अपने अपने काम में लग गए। झांग वानसिंह ने कुछ ही शब्दों में सारा माहौल संभाल लिया। पापा को भी इज्जत के साथ रास्ता दे दिया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। सच में मेरी बीवी है, बात संभालना उसे बखूबी आता है। हम सब ऊपर आकर मेरे दफ्तर में गए। झांग वानसिंह ने टिफिन बॉक्स रखा, पापा को चाय बनाकर दी। पापा पहले पानी पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, जो भी बात है आराम से बताइए, जल्दी मत कीजिए। पापा चाय का कप पकड़कर थोड़े नरम पड़े। एक गहरी सांस लेकर फिर से जियांग जुनमिंग और वांग सुलियन की पूरी बात दोहराई। झांग वानचिंग सुनकर सोचते हुए सिर हिलाया। पापा, मैंने भी सुना है, भैया भाभी के साथ जो हुआ सच में तरस आता है। पापा ये सुनते ही आंखें चमकी। वानचिंग बेटा, तू ही समझदार है, तू युआन शान को समझा, उसे कह कि भैया की मदद करे। झांग वानचिंग हल्की मुस्कान के साथ सीधा जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखा, फिर पापा की तरफ मुड़ी। पापा, एक बात कहूंगी जो शायद आपको पसंद ना आए, भैया भाभी को जो नुकसान हुआ असल में उसकी जड़ वांग सुलियन ही है। अगर वो लालच ना करती, उस प्रोजेक्ट में हाथ ना डालती तो ये हाल ना होता। पापा का चेहरा बदला, कुछ कहना चाहा पर बोल नहीं पाए। झांग वानचिंग आगे बोली, पापा हम मदद करने से मना नहीं कर रहे, पर सोचिए, इस बार मदद कर दी, अगली बार क्या होगा। वांग तस्वीलियन को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भरता ही नहीं। जब तक वो भैया के साथ रहेगी, भैया की जिंदगी कभी सुधरेगी नहीं।
पापा चुप हो गए। हालांकि बड़े बेटे का पक्ष लेते थे, पर बेवकूफ़ नहीं थे। इस बार की गलती में वॉन्ग सुइलियन की जिम्मेदारी साफ दिख रही थी। झांग वानशिंग ने पापा को हिचकिचाते देखा तो मौका ना गवाते हुए बोली, पापा, एक सुझाव है, सुनिएगा। भैया को वांग तुसुइलियन से तलाक लेने दीजिए। तलाक के बाद ही भैया नई शुरुआत कर पाएगा, फिर हम भी दिल से मदद कर पाएंगे। पापा थोड़ी देर चुप रहे, सोचते रहे। काफी देर बाद लंबी सांस लेकर बोले, ठीक है, मैं घर जाकर बात करूंगा। झांग वानशिंग ने सिर हिलाया। चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। थोड़ी देर पापा को बिठाकर फिर ड्राइवर से गांव छुड़वाया। पापा के जाने के बाद झांग वानशिंग मेरे पास आई, हाथ बढ़ाकर मेरी कॉलर ठीक की। अभी हॉल में मेरी टाई टेढ़ी हो गई थी, उसे ठीक करने का वक्त नहीं मिला था। पति जी, थके तो नहीं? मैंने सिर हिलाकर ना कहा, पर अंदर से थोड़ा कांप रहा था। झांग वानशिंग ने मेरी बेचैनी भांप ली, पर सवाल नहीं किया। बस धीरे से हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाया। टिफिन बॉक्स खोलकर खाना एक एक करके सजाया। पहले कुछ खा लो, भूखा मत रहो। मैं उसे व्यस्त देखकर मन में गर्मजोशी महसूस कर रहा था। कटोरा उठाया, पर खाने का मन नहीं हुआ। झांग वानशिंग चुपचाप पास बैठी रही। न जल्दी की न ज्यादा पूछा, बस शांति से इंतजार करती रही। काफी देर बाद मैंने बोलना शुरू किया, वानशिंग, अभी हॉल में तूने बहुत अच्छा किया। अगर मैं होता तो शायद तुझसे भी ज्यादा गुस्सा हो जाता। न हल्की कड़वी हंसी हंसा। पापा का वो चेहरा देखकर मन में घुटन सी हो गई। बचपन से लेकर अब तक उनकी नजरों में सिर्फ भैया ही सब कुछ था। मैं जो भी करूं गलत, भैया जो भी करे सही। अब भैया मुसीबत में है तो सबसे पहला ख्याल मुझसे संभलवाने का आया। झांग वानसिंग ने हल्की सांस ली, हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर रखा। मुझे पता है, सब पता है, तुझे बहुत तकलीफ सही है। इतने सालों में तूने बहुत कुछ सहा है। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, फिर भी एक सुकून देने वाली ताकत लिए हुए थी। मैं उसके गले लगकर मन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता महसूस कर रहा था। झांग वानसिंग हल्के से मेरी पीठ थपथपाती रही, जैसे किसी बच्चे को समझा रही हो। पति जी, तुम्हारे दिल में जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मदद करनी है तो करो, नहीं करनी तो किसी और की परवाह मत करो। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। आंखें थोड़ी लाल हो गई थी। झांग वानचिन ने हाथ बढ़ाकर मेरी आंखों के कोने पहुंचे, हल्की मुस्कान के साथ बोली, सच कहूं तो मुझे भी तुम्हारा भैया पसंद नहीं। बचपन से लेकर अब तक जितनी बार उसने तुम्हें सताया, सब याद है मुझे। थोड़ी देर रुककर आवाज और ठंडी हो गई। और तुम्हारे पापा ही एक जैसा प्यार तो कर ही नहीं पाते। हर मुसीबत में तुम्हारी ही याद आती है। बाकी वक्त कभी तुम्हारा हालचाल भी पूछते हैं क्या? मैंने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाया। मन में गर्मजोशी भर गई। ये औरत हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले मेरी ही परवाह करती है। बीवी, आज तेरी वजह से बात संभली। अगर तू वक्त पर ना आती तो पता नहीं क्या होता। झांग वानशिंग मेरे गले लगकर हल्की सांस भरते हुए बोली, तुम्हारे पापा भी ना घर पर बात कर सकते थे। कंपनी तक आकर हंगामा करने की क्या जरूरत थी? जैसे चाहते हो सबको हमारी शर्मिंदगी पता चले। मैं कड़वी हंसी हंसकर चुप रहा। झांग वानशिंग ने सिर उठाकर मुझे देखा, नजरों में हल्की तकलीफ थी। पति जी, अभी हॉल में तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा था। क्या कोई पुरानी दुखद बात याद आई? मेरा शरीर हल्का सख्त हो गया। सच में, हॉल में पापा का वो अंदाज देखकर मैं थोड़ा बेकाबू हो गया था। उस पल पिछले जन्म की यादें लहरों की तरह उमड़ आई। वो सताए जाने के दिन याद आए, विश्वासघात का दर्द याद आया, आखिरी बार खून में लेटे हुए जियांग जुनमिंग की घमंड भरी मुस्कान याद आई। मेरी आंखें एकदम लाल हो गईं, मुट्ठियां भिंच गईं। अगर झांग वानशिंग, अब सोचती हूं तो थोड़ा डर लगता है। मुझे डर था झांग वानशिंग मुझे उस बेबस हालत में देखकर कमजोर समझेगी, बेकार समझेगी, मुझसे निराश हो जाएगी। मैंने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ नहीं, बस थोड़ा जज्बात बेकाबू हो गए। झांग वानशिंग को यकीन नहीं आया। हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा पकड़ लिया, मुझे उसकी आंखों में देखने पर मजबूर किया। पति जी, मुझसे सच बताओ, हम पति पत्नी हैं, ऐसा क्या है जो मुझसे नहीं कह सकते? मैं उसकी आंखों में देखता रहा, मन में लंबे समय तक उलझन रही। कुछ बातें मैंने कभी किसी को नहीं बताई, वो मेरे दिल की सबसे गहरी राज थीं। पर झांग वानशिंग के सामने मन में कुछ कहने की तड़प उठ रही थी। वो इस जिंदगी में मेरी सबसे भरोसेमंद इंसान है, इकलौती जो सच में मुझसे प्यार करती है। अगर उससे भी नहीं कह सका तो ये राज जिंदगी भर मेरे साथ ही रह जाएगा। मैंने गहरी सांस ली, फैसला कर लिया। वानशिंग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सुनकर शायद तुम्हें लगे मैं पागल हो गया हूँ, पर कसम खाकर कहता हूँ, हर शब्द सच है। झांग वानशिंग थोड़ी हैरान हुई, फिर सिर हिलाया। जो भी हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया। थोड़ी देर चुप रहकर बोलना शुरू किया। वानशिंग, असल में मैं दोबारा जन्मा हूँ। झांग वानशिंग की आंखें फैल गईं, चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। दोबारा जन्म? तुम्हारा मतलब तुमने पूरी जिंदगी पहले भी जी ली है? मैंने सिर हिलाया, आंखें नम हो गईं। पिछले जन्म में मैंने तुमसे शादी नहीं की थी। मैंने गांव की उस छोटी लड़की वांग तसुइलियन से शादी की थी। झांग वानशिंग का चेहरा तुरंत बदल गया, आंखों में मिलीजुली भावनाएं चमकी। मैंने आगे बोलना जारी रखा। उस वक्त कोई रिश्ता लेकर नहीं आया था, पापा ने खुद फैसला लिया। भैया के लिए तुम्हें चुना, मेरे लिए वांग तसुइलियन तय कर दी। मैं राजी नहीं था, पर पापा ने कहा भैया बड़ा बेटा है, उसे पहले अच्छा मिलना चाहिए। मेरे पास कोई चारा नहीं था, किस्मत मान ली। मैं हल्की कड़वी हंसी हंसा, आंखों में खुद पर तंज था। शादी के बाद वांग सुइलियन दिन भर झगड़े करती, कभी इस घर से लड़ाई, कभी उस घर से गाली गलौज। मैं रोज उसकी गड़बड़ियां संभालता, थक कर आधा मर जाता। बाद में मैंने जी जान से पैसा कमाना शुरू किया, थोड़ी अच्छी जिंदगी देने के लिए।
सुबह शाम मेहनत की, हर तरह की तकलीफ झेली, आखिरकार शहर में कई इमारतें खरीद लीं। झांग वानचिंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, आंखों में तकलीफ साफ दिख रही थी। फिर क्या हुआ, कैसे रहा सब? मैंने गहरी सांस लेकर आगे बताया। पर वांग तो सुलियन ने सारी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया। हर किसी को बताती फिरती कि वो देर से समझदार बनी, बड़ा पैसा कमाया, कितनी मेहनती और काबिल है। मुझे तो बस पालती है, एक निकम्मा पति। सब लोगों ने यकीन कर लिया, यहाँ तक कि मेरे भैया ने भी। मेरी आवाज़ कांपने लगी। झांग वानचिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखों में आग जल रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने आंखें बंद की, वो दर्द भरी यादें फिर उमड़ आईं। बाद में पापा ने मुझे कहा, भैया को समझाऊं तुम्हारे साथ अच्छे से रहे। भैया ने मुझे साफ सुथरा चमकता देखा, आंखें जलन से लाल हो गईं। उसे लगा वो सारा पैसा वांग सुइलियन ने कमाया है। जब मैं मुड़कर पानी भरने गया, पीछे से सिर पर वार किया। मेरी आवाज़ भर्रा गई। मैं जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। उसका चेहरा देखते हुए मन में बस एक ही ख्याल था, अगर दोबारा मौका मिला तो उससे कभी थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं रखूंगा। झांग वानचिन ने मुझे कसकर गले लगा लिया, आंसू बह निकले। युआनशन, तुमने बहुत तकलीफ सही, बहुत ज्यादा तकलीफ सही। मैं उसके गले लगकर आंसू रोक नहीं पाया। वानशिंग, तुम्हें पता है, पिछले जन्म में तुम्हारी शादी मेरे भैया से हुई थी। झांग वानशिंग का शरीर एकदम कांप उठा। भैया तुम्हें कसाई कहकर नफरत करता था, कहता था तुम्हारे शरीर से सूअर की बदबू आती है, तुम्हारे साथ सोने से मना करता था, बाहर आवारा औरतों के साथ घूमता रहता था। तुम अकेले पूरा घर संभालती, थक कर टूट जाती हर बार जब मैं देखता, क्योंकि तुम मेरी भाभी थी। झांग वानशिंग बहुत देर तक चुप रहे, फिर धीरे से लंबी सांस ली। यौन शान, जो तुमने बताया वो मैंने खुद नहीं झेला, पर सुनकर मन को उल्टा सुकून मिला। मैं हैरान रह गया, समझ नहीं पाया उसका मतलब क्या है। झांग वानशिंग ने सिर उठाया, आंखों में आंसू की चमक थी और साथ में हल्की राहत भी। पिछले जन्म में उसने मुझसे नफरत की, मुझे छुआ तक नहीं। अच्छा ही हुआ, कम से कम मैं कभी सच में उसकी नहीं बनी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छुआ, आवाज नरम पर मजबूत। युआन शान, दिल की बात कहूं, चाहे पिछला जन्म हो या ये जन्म, मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगे। वो बेमेल शादी असल में मुझे तुम तक पहुंचाने का जरिया बन गई। मैं उसे देखता रहा, मन में एक अजीब सी खटास और राहत मिली जुली महसूस हुई। झांग वानचिंग की आंखें फिर भर आईं। अकेले सब कुछ सहती रही, सोचकर ही दिल दुखता है। लगता है मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वानचिंग, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। पिछले जन्म में मैं ही नाकाबिल था, तुमने बचा नहीं पाया, तुमसे शादी भी नहीं कर पाया। झांग वानचिंग ने सिर हिलाया, रोते हुए हल्की मुस्कान दी। पगले, इस जन्म में तो शादी कर ही ली है ना। भगवान ने तुम्हें दोबारा जन्म दिया, ये तो हम दोनों को नई शुरुआत का मौका है। इस जन्म में मैं तुम्हारी हूँ, जीना भी तुम्हारे साथ, मरना भी तुम्हारे साथ। मैंने उसे कसकर गले लगाया, मन में एक अनोखी ताकत भर गई। वानचिंग, इस जन्म में मैं तुम्हारी हिफाजत जरूर करूंगा, अब किसी को तुम्हें सताने नहीं दूंगा। झांग वानचिंग ने गले लगे लगे सिर हिलाया। हम दोनों देर तक गले मिलते रहे। धीरे धीरे मन शांत हुआ। झांग वानचिंग ने आंसू पोंछे, चेहरे पर पुरानी ठंडी शांति लौट आई। ठीक है, असली बात करते हैं। अभी पापा से कहा भैया को तलाक लेने दें। तुम्हें क्या लगता है वो तलाक लेंगे? मैं ठंडी हंसी हंसा, नहीं लेंगे। मैं अपने भैया को अच्छे से जानता हूँ, वो पूरी जिंदगी वांग सुइलियन के भरोसे अमीर बनने का सपना देख रहा है। उसे तलाक के लिए राजी करना आसमान छूने जैसा मुश्किल है। ऊपर से वो वांग सुइलियन तलाक के बाद उसे कौन पालेगा? वो मरते दम तक राजी नहीं होगा। झांग वानशिंग की आंखें चमक उठी, होंठों पर गहरे मतलब वाली मुस्कान आई। मैंने तो जानबूझकर ये बात कही थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसका मतलब समझ गया। झांग वानशिंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं तो चाहती थी कि ये दोनों आपस में झगड़ पड़े। पापा घर जाकर बताएंगे तो भैया जरूर बिफर जाएगा। वांग तो सुइलियन का गुस्सैल मिजाज तो तलाक शब्द सुनते ही भड़क उठेगा। तब दोनों खुद ही घर में तूफान मचा लेंगे।